सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं इजराइल ईरान युद्ध की। 5वां दिन हो गया है युद्ध को और यह थमने के बजाय और ज्यादा गंभीर और ज्यादा विकराल रूप अख्तियार करता दिखाई दे रहा है। ना इजराइल पीछे हटने को तैयार है और ना ही ईरान। बमबारी हो रही है, मिसाइलें दागी जा रही हैं, लड़ाकू जहाजों का इस्तेमाल किया जा रहा है और आम आदमी की मौत हो रही है। ईरान में ज्यादा नुकसान है, नुकसान इजराइल का भी हो रहा है, लेकिन इसमें भारतीय जो हित हैं वो कैसे साधे जाएंगे, यह सबसे अहम हो जाता है, क्योंकि दोनों ही मुल्कों में भारतीय मूल के लोग रहते भी हैं और युवा शक्ति जो है हमारी वो पढ़ती भी है। 10,765 भारतीय ईरान में रहते हैं, इसमें 1,500 छात्र हैं और इजराइल में 20,000 भारतीय हैं। 20,000 तो कुल मिलाकर तादाद हो जाती है 30,000। पूरे खित्ते की बात करें तो 1 करोड़ भारतीय हैं, भारतीय मूल के लोग वहां पर रहते हैं। तो उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, उनका जान और सामान की जिम्मेदारी भी सरकार की है, हमारी विदेश नीति की है। और खास अगर हम ईरान की बात करें, इजराइल की बात करें, तो यहां से निकालना भी है इन लोगों को। इनकी जान तो सांसत में है, बंकर्स में बैठे हुए हैं। दिन में मैं बात कर रहा था कईयों से, वो वीडियो भी बनाकर भेजने में नाकाम है। अभी डर है, भय है और विमान तो उड़ नहीं सकते, वहां तो जंग जैसे हालात हैं। तो नो प्लेन्स आर टेकिंग ऑफ, नो प्लेन्स आर लैंडिंग इन ईरान, और इजराइल का भी वही हाल है। तो निकाले कैसे? भारतीय दूतावास कह रहा है कि आप सुरक्षित जगहों पर पहुंचे। ईरान में यह बताया जा रहा है, यह नसीहत दी जा रही है। उसमें याद आता है मुझे, मैंने कई बार यह उदाहरण आपको दिया है, हरियाणा रोडवेज की बस पे भी लिखा होता है यात्री अपनी जान और सामान के लिए खुद जिम्मेदार है। अब जो भारतीय मूल के निवासी हैं वहां पर और जो छात्र हैं, वो अपनी जान सामान के लिए खुद जिम्मेदार हैं या सरकार क्या कदम उठा रही है? और कदम उठाने में हमारी विदेश नीति का भी एक बड़ा इम्तिहान हो रहा है क्या? अभी G7, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत कर रहे हैं, उन्होंने इजराइल के पक्ष में बयान दे दिया है कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। इजराइल की सुरक्षा के लिए अपना समर्थन हम दोहराते हैं। ईरान क्षेत्रीय अस्थिरता और आतंक का प्रमुख स्रोत है, सोर्स है। तो क्या हम इजराइल के साथ जा रहे हैं? तो हम ईरान से कितनी उम्मीद लगा सकते हैं कि वो हमारे साथ पूरी मदद करेगा हमारे लोगों को बाहर निकालने में? और हमारा बहुत पुराना साथी रहा है। या SCO ने ईरान के पक्ष में बयान दिया, भारत वहां पर विड्रॉ कर गया था कि भाई हम इस बयान के हिस्सा नहीं है। क्या ये G7 में भी हो सकता है? और यकायक बीच में डोनाल्ड ट्रंप का G7 समिट को छोड़ देना आने वाले वक्त की गंभीरता की ओर इशारा करता है क्या? और आज जो ईरान में हमारे बच्चे फंसे हुए हैं और उनके माँ बाप किस तरह से सांस रोके बैठे हुए हैं, वो बहुत सारी तादाद जम्मू कश्मीर से है जो छात्र वहां पढ़ने जाते हैं। लखनऊ में बहुत सारे लोग हैं, मैं आपको वहां भी लिए चलूंगा। ईरान भी जो हमारे छात्र वहां पर मौजूद हैं, उनका सूरत हाल क्या है, उन्हीं की जुबानी आपको सुनवाने वाला हूं। आपकी राय, आपके सवाल और आपके सुझाव जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो इजराइल और ईरान के बीच जंग जारी है, 5वां दिन है। युद्ध विकराल रूप लेता दिखाई दे रहा है। परमाणु युद्ध की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है और दुनिया 2 खेमों में साफ बंटती दिखाई दे रही है। यह भारतीय कूटनीति के लिए भी बड़ा इम्तिहान साबित होने वाला है। अभी G7 की जो समिट चल रही है, वहां से बयान आ गया है इजराइल के समर्थन में कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। तो इजराइल जो खुद
परमाणु हथियार लिए बैठा है, एनपीटी पर साइन नहीं किया, हस्ताक्षर नहीं किया, पर परमाणु हथियार ईरान बनाएगा तो हमारे अस्तित्व पर खतरा हो जाएगा, और वो बॉम्ब कर रहे हैं लगातार। सैन्य अधिकारी दर्जन भर हो गया अब तो आंकड़ा, उनको खत्म कर दिया गया है। टारगेटेड फायरिंग ऐसी की है इजरायल ने। परमाणु वैज्ञानिक, उनको अपनी जान गंवानी पड़ी है इजरायली हमलों में। और न्यूक्लियर जो प्लांट्स हैं उनको चिन्हित करके हमला किया जा रहा है। इसलिए मैंने कहा परमाणु युद्ध की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। जवाबी हमला कर रहा है ईरान भी, मिसाइलों से अटैक हो रहे हैं, नुकसान इजरायल को भी उठाना पड़ रहा है। नो फ्लाई जोन हो गया है पूरा इलाका। अब G7 जिसमें अमेरिका भी है, फ्रांस है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, ये सब जो लोग हैं ये तो इजरायल के साथ हो गए, तो भारत किसके साथ रहेगा? SCO ने ईरान का समर्थन किया तो हम अलग हो लिए, G7 से भी अलग होंगे क्या? और यह सवाल किस लिए महत्वपूर्ण हो जाता है? देखिए, हर देश अपने हित साधता है और बदलते वक्त के साथ हम भी बदलते हैं, अपने हित तो हमें साध नहीं है। पर आज की तारीख में सबसे बड़ा हित क्या है भारत का? इजरायल और ईरान में जो ये युद्ध चल रहा है, वहां जो अपने हमारे लोग हैं 10,765 भारतीय हैं ईरान में, इनमें 1,500 छात्र हैं, ज्यादातर जम्मू कश्मीर के हैं। हमारी युवा शक्ति फंसी हुई है, अटकी हुई है, इनको हम बाहर कैसे निकालें? यह एक बड़ी चुनौती है। इट्स अ डबल वैमी, दोहरी चुनौती। इसलिए यह सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं है, यह समस्या। इजरायल में 20,000 भारतीय हैं, वहां भी अब ऐसा तो है नहीं आपने तेल अवीव से फ्लाइट पकड़ी और दिल्ली या मुंबई या लखनऊ आकर उतर गए, बात खत्म। वहां भी फ्लाइट्स नहीं उड़ रही, तो आपको जॉर्डन जाना होगा, ओमान जाना होगा, किसी और मुल्क में जाना होगा। अब भारतीय छात्रों का एक जत्था, अब ये तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, 110 छात्र आर्मेनिया पहुंचे हैं। वहां की राजधानी येरेवन। 110 छात्र, कुल मिलाकर 1,500 छात्र हैं। अब यहां पर आपको दूरी का अंदाजा भी बताता हूं, तो आप समस्या की गंभीरता का आकलन कर पाएंगे। 2 जगह हैं ईरान में जहां पर भारतीय मूल के लोग रहते हैं, तेहरान ऊपर जो राजधानी है, और जाहेदान। जाहेदान और तेहरान के बीच की दूरी 1,486 किलोमीटर की है, 1,500 मोटा मोटा पकड़ लीजिए। और यह जरूरी इसलिए हो जाता है, पाकिस्तान तो वो जा नहीं सकते, पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन मुल्क है, वो तो कभी मदद करेगा नहीं। और तेहरान से येरेवन, अब ऊपर की तरफ चलिए, आर्मीनिया जो एक और देश है, वहां की दूरी है 1,144, मोटा मोटा पकड़ लीजिए। जाहेदान से तो 2,500 और 1,150 किलोमीटर तेहरान से, तो ये बस के रास्ते गए हैं। और यहां से फ्लाइट पकड़कर वो दिल्ली या लखनऊ या मुंबई लाए जाएंगे। और क्योंकि पाकिस्तान से भी हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, तो वो सीधा सीधा रास्ता जो है हवाई यात्रा का, वो तो अब ले नहीं सकते, तो घूम कर आना पड़ेगा। 2.5-3 घंटे की यात्रा अब 7-8 घंटे की भी हो जाएगी। अब यहां पर आपको स्क्रीन पर मैं वो तस्वीर भी दिखाता हूं कि इस इलाके पर अब फ्लाइट्स का क्या हाल है। ये देखिए, जो हम ईरान, पाकिस्तान, काबुल, ये बीच का पूरा इलाका दिखा रहे हैं, यहां पर कोई अब उड़ान नहीं हो रही है, क्योंकि यहां पर तो लड़ाकू विमान, ड्रोन्स, मिसाइलें, उन्होंने एयर स्पेस पर कब्जा कर रखा है। तो आप या तो नीचे दुबई से होते हुए, अब आप देखिए, या तो वहां से जाएंगे, ऊपर का तो रास्ता बचा ही नहीं है। तो समझिए ये कितना जटिल होने वाला है।
और ऐसे में सरकार ने अब क्या किया है, हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं भारतीय दूतावास ने वहां पर। टोल फ्री नंबर है 1800 118797 और लैंडलाइन नंबर्स भी हैं, ये दिल्ली के नंबर हैं 23012113 23014104 23017905। व्हाट्सएप नंबर भी जारी किए गए हैं 9968291988 और तेहरान में भी भारतीय दूतावास से नंबर जारी किए गए हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय नंबर हैं, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। जिनके अपने वहां फंसे हैं ये नंबर्स, इन पर आपको मदद दी जाएगी। लेकिन मदद में भी अभी आधी अधूरी कोशिश ही हो रही है क्या? और पूरी जिम्मेदारी से मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। अब आप येरेवन ले गए 110 छात्रों को, बाकी 1350 छात्रों को ले जाने में ही कितना वक्त लग जाएगा? और जो ये कहा जा रहा है, विदेश मंत्रालय का बयान है कि तेहरान में भारतीय छात्रों को दूतावास की ओर से की गई व्यवस्था के माध्यम से सुरक्षा कारणों से शहर से बाहर निकाल दिया गया है। जो लोग खुद निकल सकते हैं उन्हें भी शहर से बाहर जाने की सलाह दी गई है। यहां मैंने वही हरियाणा रोडवेज की बसों में जो लिखा होता है, यात्री मुसाफिर अपनी जान और सामान के लिए खुद जिम्मेदार है। मतलब भारतीय मूल के लोगों पे छोड़ दिया कि भैया बाहर निकल लो, सुरक्षित जगह पे पहुंच जाओ। यहां तो सरकार की भी जिम्मेदारी है ना। और विदेश नीति का जो कड़ा इम्तिहान चल रहा है, इसमें जो कदम ताल करनी होगी, जो एक टाइट रोप वॉक करनी होगी भारत को। भाई ईरान, हम उनके समर्थन में सीधा नहीं खड़े हो रहे, पर उनसे मदद तो लेनी पड़ेगी। उनकी मदद के बिना हम अपने लोगों को बाहर कैसे निकाल पाएंगे? और यही हाल इजराइल में है। इजराइल से भी मदद लेनी पड़ेगी। अभी इजराइल के साथ हम दिख तो रहे हैं, पर खड़े रहेंगे क्या? और ऐसे में आम आदमी की, जिनके अपने वहां पर रह रहे हैं या जिनके अपने बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, उनकी जान क्या अटकी रहेगी? ऐसा नहीं है कि भारत के पास तजुर्बा नहीं है। पिछले 35 सालों का मैं थोड़ा इतिहास आपके सामने संक्षेप में रखना चाहूंगा। कुवैत, इराक और कुवैत के बीच जबरदस्त जंग हुई थी 1990 में। सबसे बड़ा ऑपरेशन तब भारत ने, 35 साल पहले भी हम करने में कामयाब रहे थे। 1,70,000 भारतीयों को कुवैत से वापस लाया गया था। 500 से ज्यादा उड़ानें भरी गई थी, पर यहां उड़ान नहीं भरी जा सकती। और उड़ान जाएगी अगर येरेवन, आर्मेनिया, तो कितनी उड़ान जाएंगी? क्योंकि 110 या दूसरे विमानों से आएंगे। अब या तो पूरे के पूरे विमान 250 के करीब आदमी लेके एक बार में आ सकता है विमान, 300 350 भी ला सकता है, तो वो भारतीय विमान जाएंगे या बाकी कमर्शियल एयरलाइंस का इस्तेमाल किया जाएगा। फिर ऑपरेशन सुकून 2006, ये इजराइल और लेबनान में जंग छिड़ी थी और 1764 भारतीयों को हम वापस लाने में कामयाब हुए थे। 2011 में लीबिया में गृह युद्ध हुआ, 15,400 भारतीयों को हम ले आए थे। ऑपरेशन राहत 2015 में, ये यमन में सरकार और हूती विद्रोहियों, इनका भी जिक्र लगातार मैं 5 दिनों से कर रहा हूं, तो 6,710 लोगों को बाहर हम लेकर आए थे और इनमें 4,748 भारतीय थे। ऑपरेशन संकट मोचन, ये दक्षिणी सूडान में गृह युद्ध जैसे हालात हुए थे, तो 600 भारतीय हम ले आए थे। ऑपरेशन समुद्र सेतु, ये कोविड-19 में विदेशों में फंसे जो भारतीय थे 3,992 हम लेकर आए थे वापस। आज मेरे साथ एक खास मेहमान भी जुड़ेंगे, हर्षवर्धन यादव। ये क्योंकि मैं कोरोना काल का भी जिक्र कर रहा हूं, तो ऑपरेशन वंदे भारत, जो सेंट्रल एशिया में हमारे लोग फंसे थे 15,000 के करीब, उनको हम वापस लाने में कामयाब रहे थे। और इस ऑपरेशन की अगुवाई हर्षवर्धन यादव ने ही की थी। पर ऐसे में सवाल क्या है, वो भी तो जरूरी हो जाता है। आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर आता हुआ, फंसी 30,000 भारतीय जान बचाने का क्या है प्लान? है कुछ, या अभी उसकी तैयारी ही की जा रही है? और इजराइल या ईरान
विदेश नीति का बड़ा इम्तिहान, किसके साथ जाएंगे या दोनों के साथ रहेंगे और तब भी अपने हित साध पाएंगे? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।